everyone. Welcome again to live session of monologue classes. I'm Dinesh Kumar and I will take today's the Hindu news analysis. Today is 1st November 2023. So now we'll discuss the important news. Now the first news is Apple cyber attack alert opposition corners governments. तो यहाँ पर जो एप्पल कंपनी है उसने ये अलर्ट दिया है कुछ हमारे पॉलिटिकल लीडर्स को कि जो फोन है और उनके जो डिवाइसेस हैं वो टारगेट की जा रही हैं बाय द स्टेट स्पॉन्सर्ड अटैकर्स। ठीक है, स्पेस स्टेट स्पॉन्सर्ड अटैकर्स के द्वारा उनको टारगेट किया जा रहा है। ठीक है, अब यहाँ पर जो हमारी गवर्नमेंट है जब ये मुद्दा उठा, ठीक है, तो हमारी गवर्नमेंट ने कहा कि इसको मतलब इसको ध्यान दिया जाएगा या इसमें इन्वेस्टिगेशन कराई जाएगी। अब हम इसका थोड़ा सा लीगल एस्पेक्ट देख लेते हैं। देखिएगा, एक तो हमारा आर्टिकल 19 और आर्टिकल 19 जो है ये सिटीजन ऑफ इंडिया को अवेलेबल है और इसका क्लॉज 1 कहता है राइट टू स्पीच एंड एक्सप्रेशन। ठीक है, हम सभी सिटीजन्स के पास ये राइट है कि हम अपने बोल सकते हैं और अपने विचारों को अभिव्यक्त कर सकते हैं। साइमल्टेनियसली देयर इज आर्टिकल 21। आर्टिकल 21 कहता है राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। तो यहाँ पर जो एक्सप्रेशन पर्सनल लिबर्टी है ये वॉयलेट माना जाता है अगर किसी पर्सन का फोन टैपिंग किया जाता है या उसकी किसी डिवाइस को टारगेट किया जाता है इस तरह से। तो इसका लीगल एस्पेक्ट ये है कि इट विल अमाउंट टू द वायलेशन ऑफ राइट टू पर्सनल लिबर्टी ऑफ अ कंसर्न पर्सन। ठीक, नाउ वी कम टू नेक्स्ट न्यूज। तमिलनाडु मूव्स सुप्रीम कोर्ट अगेंस्ट द गवर्नर रवि ओवर द डिले इन क्लियरिंग बिल। तो देखिए क्या है, जो हमारी स्टेट लेजिस्लेचर है, पहली बात तो हमारे देश में फेडरल स्ट्रक्चर है, ठीक है, और पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है। अब यहाँ पर जो स्टेट लेजिस्लेचर है, ये स्टेट लेजिस्लेचर पाई जाती है स्टेट में, और हमारे देश में 3 यूनियन टेरिटरीज में भी स्टेट लेजिस्लेचर पाई जाती है। तो जो स्टेट लेजिस्लेचर है इसके 2 हाउस होते हैं, एक होता है लेजिस्लेटिव असेंबली और एक होता है लेजिस्लेटिव काउंसिल। ठीक है, अब जो लेजिस्लेटिव असेंबली है ये परमानेंट हाउस है किसी भी स्टेट, और काउंसिल जो है ये टेम्पररी हाउस है। तो काउंसिल इज नॉट फाउंड इन एवरी स्टेट। हमारे देश में 28 स्टेट है, तो सभी स्टेट में एक हाउस जो है लेजिस्लेटिव असेंबली ये परमानेंटली पाया जाता है। लेकिन जो लेजिस्लेटिव काउंसिल है वो केवल 7-8 स्टेटों में पाया जाता है जिनमें बाइकैमरल है या 2 हाउसेस। ठीक है, अब जब भी कोई बिल स्टेट लेजिस्लेचर पास करती है तो पहले तो वो लेजिस्लेचर पास करेगी, then bill goes to the council of the state, legislative council। अगर उस स्टेट में legislative council है तो उस काउंसिल को भी बिल जाएगा और इसके बाद बिल जाता है गवर्नर को। ठीक है, अब अगर गवर्नर उस बिल पर डिले करते हैं या उस पर साइन नहीं करते हैं तो इसका कॉन्सिक्वेंसेस क्या होता है? इसका कॉन्सिक्वेंसेस होता है कि वो बिल एक्ट नहीं बनता या कानून नहीं बनता, वो बिल कानून नहीं बनता। ठीक है, अब जब कोई बिल कानून नहीं बनेगा तो जो स्टेट गवर्नमेंट है वो एक तरीके से फंक्शन नहीं कर पाएगी, और जो हमारी स्टेट लेजिस्लेचर है वो भी फंक्शन नहीं कर पाएगी। क्यों? क्योंकि स्टेट लेजिस्लेचर कानून बनाती है और स्टेट गवर्नमेंट उसको इम्प्लीमेंट करती है, एग्जीक्यूट करती है। अब अगर कानून बना ही नहीं है तो एग्जीक्यूट भी नहीं हो सकता। इसी पॉइंट को लेकर जो तमिलनाडु गवर्नमेंट है वो सुप्रीम कोर्ट गई है कि वहां के जो ये हैं गवर्नर हैं मिस्टर रवि, RN रवि जी, ठीक है, ये उन बिलों पर साइन नहीं कर रहे हैं और इसमें अननेसेसरीली डिले कर रहे हैं। ठीक है, जिसकी वजह से गवर्नमेंट जो है अपने फंक्शन को प्रॉपरली नहीं कर पा रही है। तो आर्टिकल 200 एंड 201 इम्पोर्टेंट है। 201 जो बात करता है ये गवर्नर को राइट देता है कि अगर गवर्नर को ऐसा लगता है कि कोई बिल जो कि पास किया गया है लेजिस्लेटिव असेंबली के द्वारा, अगर वो बिल किसी भी प्रकार से पार्लियामेंट की पावर को अफेक्ट करता है
या हाई कोर्ट की पावर को अफेक्ट करता है, तो उसको ये कंसिडरेशन के लिए रख लेंगे। किसके कंसिडरेशन के लिए? प्रेसिडेंट के कंसिडरेशन के लिए रख सकते हैं। तो ऐसा बिल तभी कानून बनेगा जब प्रेसिडेंट उस पर अपनी कंसेंट दे देंगे। अगर प्रेसिडेंट ने कंसेंट नहीं दी तो वो बिल कानून नहीं बनेगा। लेकिन सभी बिलों को ऐसा रखना, it amount to the misuse of the authority by the governor. ठीक है। So now this is the reason that Tamil Nadu government has approached to the Honorable Supreme Court. Now we come to the next news. Pay Singroor award from TMC fund says opposition as government mulls appeal. बेसिकली क्या है? ये केस है पुराना, और इसमें 2006 में जो टाटा कंपनी है उसने वेस्ट बंगाल में, वेस्ट बंगाल के सिंगरूर डिस्ट्रिक्ट में कुछ जमीन एक्वायर की अपना प्लांट लगाने की। ठीक है। लेकिन बाद में इस जमीन पर डिस्प्यूट हो गया। ठीक है। अब ममता बनर्जी जब पावर में आई 2011 में, तो उन्होंने ये जमीन उनको नहीं दी, जिसकी वजह से इस पर डिस्प्यूट हुआ और वो मैटर आर्बिट्रेटर के पास गया। अब रिसेंटली आर्बिट्रेशन ने ये ऑर्डर दिया है और अवार्ड दिया है कि जो वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट है वो उनको, टाटा ग्रुप को पैसे देगी, एंड दिस अमाउंट इज 763। तो ये जो है उसको पैसे देगी, ये 766 करोड़ रुपए देगी। ठीक है। नाउ अब कौन देगी ये? वेस्ट बंगाल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन। दिस अमाउंट विल बी गिवन टू द टाटा कंपनी by the West Bengal Industrial Development Corporation। ठीक है। 766 करोड़ रुपीज। ठीक है। अब क्वेश्चन ये है कि ये जो पैसा है ये दिया जाएगा गवर्नमेंट के ट्रेजर से या खजाने से। ठीक है। लेकिन अपोजिशन पार्टी का ये एलिगेशन है कि ये पैसा तमिलनाडु कांग्रेस, तृणमूल कांग्रेस, जो कि ममता बनर्जी की पॉलिटिकल पार्टी है, उसके फंड से दिया जाए। ठीक है। अब ये बात कहाँ तक लीगल है? ये बात लॉफुल तो नहीं है कि उसके फंड से दिया जाए, लेकिन क्योंकि पॉलिटिकल पार्टी की एक अलग आइडेंटिटी है और ये जो डिसीजन लिया गया था और जो केस था, दैट वाज अगेंस्ट द गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट। और क्योंकि ये वेस्ट वेस्ट बंगाल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट जो कॉर्पोरेशन है, इट इज आल्सो द बॉडी ऑफ स्टेट गवर्नमेंट, तो ये पैसे स्टेट गवर्नमेंट को देने पड़ेंगे। लेकिन अपोजिशन का कंसर्न ये है कि ये पैसे टीएमसी के फंड से लिए जाए। नाउ वी कम टू नेक्स्ट न्यूज। स्टेट गवर्नमेंट एक्सेप्ट शिंदे पैनल रिपोर्ट ऑन प्रोसीजर टू ग्रांट कुनबी सर्टिफिकेट टू मराठास। तो काफी दिनों से मराठा में रिजर्वेशन के लिए एजिटेशन चल रहा है। ठीक है। और वहां के एक लीडर हैं, ठीक है, मिस्टर पाटिल, वो हंगर स्ट्राइक पर भी थे। ठीक है। अब उनकी हंगर स्ट्राइक को देखते हुए स्टेट गवर्नमेंट ने एक्सेप्ट कर लिया है शिंदे पैनल की रिपोर्ट को। अब देखिए, ये जो शिंदे कमेटी है, जस्टिस रिटायर्ड संदीप शिंदे कमेटी, ये कमेटी का नाम इंपॉर्टेंट है। इस कमेटी के आधार पर ही इस कमेटी ने रिकमेंडेशन दी। ठीक है। क्या रिकमेंडेशन थी? कि कुछ जो मराठा लोग हैं उनको कुणबी सर्टिफिकेट दिया जाए। तो कुणबी एक कास्ट है दैट फॉल अंडर द ओबीसी, अदर बैकवर्ड क्लासेस। और सर्टिफिकेट कितने लोगों को दिया जाएगा? ये 13,498 लोगों को, मराठा कम्युनिटी के जो मेंबर्स हैं उनको ये सर्टिफिकेट दिया जाएगा। अब यहाँ पर हम थोड़ा सा अगर रिजर्वेशन की बात देखें, तो देखिए वैसे तो आर्टिकल 14 है हमारा, और आर्टिकल 14 बात करता है इक्वेलिटी बिफोर लॉ की, और दूसरा बात करता है इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉज की। ठीक है। अब इक्वेलिटी बिफोर लॉ,
सभी लोग कानून के नजरों में समान है और इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, कानून का प्रोटेक्शन सबको इक्वली मिलता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर इसका एक्सेप्शन है रिजर्वेशन। रिजर्वेशन हमारे देश में दो लेवल पर या दो फील्ड में दिया जाता है, पहला है एजुकेशन में और दूसरा है गवर्नमेंट जॉब। एजुकेशन संबंधित डील करता है स्पेसिफिकली आर्टिकल 15 क्लॉज 5 और गवर्नमेंट एम्प्लॉयमेंट में 16 क्लॉज 4 और 16 क्लॉज 4A एंड 4B, ये सब डील करते हैं और डिस्कस करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर जो मराठा कम्युनिटी इसकी डिमांड कर रही है, तो यहाँ पर कुणबी जो एक कास्ट है उसको रिकॉग्नाइज किया गया है ओबीसी में। तो इस रिकमेंडेशन के आधार पर ये रिकमेंडेशन स्टेट गवर्नमेंट ने इसको एक्सेप्ट कर लिया है। तो जो कुणबी कास्ट को बिलोंग करने वाले लोग हैं, they will be entitled to take the benefit of this reservation. Now we come to, I will discuss this. एक टर्म है ransom. Tutor boyfriend held for killing student, ransom not used, mislead police, ठीक है। अब इसमें क्या हुआ है, ये कानपुर का मैटर है और इसमें कानपुर में क्या हुआ है कि एक जो ट्यूटर थी, लेडी थी रचिता, ठीक है। रचिता और उनका बॉयफ्रेंड प्रभात शुक्ला जी, इन लोगों ने क्या किया है कि एक बिजनेसमैन के बच्चे को, जिसको कि वो ट्यूशन पढ़ाती थी, उसको किडनैप किया और उसके फैमिली से 30 लाख रुपए की डिमांड करी, ठीक है। और उन्होंने पुलिस को मिसलीड करने के लिए उस पे लिख दिया स्टेटमेंट अल्लाहू अकबर, ठीक है, ताकि पुलिस मिसलीड हो जाए कि ये किसी दूसरे रिलीजन के लोगों ने ऐसा काम किया, ठीक है। अब पुलिस ने इसको अरेस्ट कर लिया। तो यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे व्हाट इज द मीनिंग ऑफ टर्म रैंसम एंड व्हाट इज इस पनिशमेंट एंड किडनैपिंग। तो हमारे सेक्शन 359 आईपीसी में किडनैपिंग को दिया गया है। तो किडनैपिंग का मतलब क्या होता है कि जब हम किसी पर्सन को, चाहे वो बच्चा हो या कोई और एज का हो, मतलब मोर देन 18 ईयर्स ऑफ एज हो, उसको उसकी परमिशन के बिना कहीं ले जाते हैं, दैट किडनैपिंग होती है। तो किडनैपिंग इज ऑफ टू काइंड्स इन इंडिया। वन इज किडनैपिंग फ्रॉम इंडिया, किडनैपिंग फ्रॉम इंडिया, एंड सेकंड इज किडनैपिंग फ्रॉम लॉफुल गार्डियनशिप। किडनैपिंग फ्रॉम लॉफुल गार्डियनशिप। किडनैपिंग फ्रॉम इंडिया में कोई एज लिमिट नहीं है, नो एज लिमिट। मतलब भारत से किसी भी पर्सन को, किसी भी एज के पर्सन को किडनैप किया जा सकता है और वहां पर हम इसको बोलेंगे किडनैपिंग फ्रॉम इंडिया। लेकिन जो किडनैपिंग फ्रॉम लॉफुल गार्डियनशिप है, उसमें एज है, और उसमें एज है, बॉय की एज है अप टू 16 ईयर्स और गर्ल की एज है अप टू 18 ईयर्स, ठीक है। तो अब अगर किसी बॉय को या किसी गर्ल को जिसकी एज 18 ईयर है या बॉय जिसकी एज 16 ईयर है, उसको उसके लॉफुल गार्डियन की परमिशन के बिना कहीं ले जाया जाता है, आउट ऑफ द कस्टडी ऑफ द लॉफुल गार्डियन, तो इसको हम किडनैपिंग बोलते हैं। तो किडनैपिंग एक पनिशेबल ऑफेंस है। अब किडनैपिंग दो पर्सन की नहीं होती। तो एक तो पर्सन जिसकी एज 16 और 18 से ज्यादा है, अगर बॉय की एज 16 से ज्यादा है या गर्ल की एज 18 से ज्यादा है, तो फिर उसका एबडक्शन होगा, ठीक है। और दूसरा पॉइंट ये है, अब हम बात करते हैं एक वो पर्सन जो ऑर्फन है, यानी कि जिसके कोई पेरेंट्स नहीं है, गार्डियन नहीं है, उसकी किडनैपिंग नहीं होती, क्योंकि जो किडनैपिंग का ऑफेंस है, इट इज अगेंस्ट द लॉफुल गार्डियनशिप। किसके अगेंस्ट है, ये लॉफुल गार्डियनशिप के अगेंस्ट है, ठीक है। अब यहाँ पर सेक्शन है 364A आईपीसी, जो डील करता है किडनैपिंग फॉर रैंसम। किडनैपिंग फॉर रैंसम, रैंसम का मतलब होता है पैसे के लिए किसी को किडनैप करना। तो इट इज पनिशेबल विद डेथ, डेथ पेनल्टी और कैपिटल पनिशमेंट। तो अगर कोई पर्सन किसी दूसरे पर्सन को या किसी के बच्चे को किडनैप करता है विद द पर्पस ऑफ टेकिंग मनी, इट इज कॉल्ड किडनैपिंग फॉर रैंसम, और ऐसे पर्सन को पनिशमेंट मिलता है डेथ पेनल्टी। नेक्स्ट न्यूज, एथिक्स पार्लियामेंट्री कंडक्ट एंड द इंडियन एमपी। तो बेसिकली इसमें डिस्कस करेंगे हम जो वेरियस केसेस हैं, और रिसेंटली जो केस चल रहा है महुआ मोइत्रा का, कि इन्होंने
पैसे लेकर पार्लियामेंट में क्वेश्चन पूछे। ठीक है, तो इसमें पीडीटी आचार्य जी हैं, इज द फॉर्मर सेक्रेटरी जनरल ऑफ लोक सभा। ही हैज एक्सप्रेस्ड हिज व्यूज इन दिस एडिटोरियल न्यूज। द व्यूज गिवन हेयर आर पर्सनल, ठीक है, ऑफ मिस्टर पीडीटी आचार्य जी। ठीक है, अब यहाँ पर क्या है कि वैसे तो जो हमारे हाउसेस हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं, के कुछ प्रिविलेजेस होते हैं आर्टिकल 105 कॉन्स्टिट्यूशन के अनुसार। ठीक है, और आर्टिकल 194 में होते हैं प्रिविलेजेस ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर। अब ये जो प्रिविलेजेस देते हैं, विशेष अधिकार, तो ये विशेष अधिकार होते हैं ताकि ये अपने राइट को प्रॉपरली एक्सरसाइज कर सकें। फॉर एग्जांपल, राइट टू स्पीच इज अ प्रिविलेज गिवन अंडर आर्टिकल 105। लेकिन कुछ हमारे ऑनरेबल मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जो हैं, इसको वो ब्रीच करते हैं, इसका मिसयूज करते हैं। पहला केस था हमारा 1951 में एच जी मुदगल जी का, और इस केस में क्या हुआ, एन एमपी ऑफ प्रोविजनल पार्लियामेंट वाज फाउंड गिल्टी ऑफ प्रमोटिंग द इंटरेस्ट ऑफ ए बिजनेस एसोसिएशन इन रिटर्न ऑफ फाइनेंशियल बेनिफिट बाय पुटिंग क्वेश्चन। तो यहाँ पर इन्होंने क्या किया, किसी बिजनेस एसोसिएशन के इंटरेस्ट को प्रोसीड करने के लिए, आगे बढ़ाने के लिए पार्लियामेंट में क्वेश्चन पूछे। सिमिलर एलिगेशंस जो हैं वो लगे हुए हैं महुआ मोइत्रा जी के अगेंस्ट। ठीक है, तो फिर इनको वहां से सस्पेंड किया गया और इनको वो भी कर दिया गया, एक्सपेल कर दिया गया पार्लियामेंट से। ठीक है, लेकिन बाद में इन्होंने ही रिजाइन बिफोर ही वाज एक्सपेल्ड बाय द हाउस। ठीक है, तो उनको इन्होंने खुद ही रेजिग्नेशन दे दिया इससे पहले कि उनको एक्सपेल किया जाता। ठीक, नाउ फिर हम और केसेस आते हैं। अब जनरली क्या होता है कि अगर जो ब्रीच है, ब्रीच ऑफ पार्लियामेंट प्रिविलेजेस, ठीक है, या जो मिसकंडक्ट है, वो थोड़ा नॉर्मल लेवल का होता है, तो जो एथिक्स के अगेंस्ट है, तो उसमें एथिक्स कमेटी काम करती है। यानी कि एथिक्स कमेटी इन्वेस्टिगेशन करेगी, पर्सन जो है एथिक्स कमेटी के सामने प्रेजेंट होगा। लेकिन अगर वो थोड़ा ज्यादा ग्रेव नेचर का है, ठीक है, तो वहां पर स्पेशल कमेटी बनाई जाती है या डिसिप्लिनरी कमेटी एक्शन लेती है। अब क्वेश्चन ये आया है, व्हाट इज अनएथिकल इज अनडिफाइंड। अब जो एथिक्स कमेटी है, तो एथिक्स कमेटी ये डिसीजन लेती है कि जो एक्ट है किसका, एमपी का, वो अनएथिकल था। ठीक है, लेकिन अनएथिकल क्या है, वी डू नॉट हैव एनी लीगल डेफिनेशन इन अवर कॉन्स्टिट्यूशन। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में अनएथिकल एक्ट कौन कौन से हैं उसके बारे में कोई भी डेफिनेशन नहीं दी गई। तो ये थोड़ा सा सब्जेक्टिव हो जाता है। सब्जेक्टिव कैसे होता है, इसमें कुछ एग्जांपल्स हैं। A couple of cases decided in the past certainly point to the types of conduct which can be called unethical. In one instance, an MP took his close female companion along with him on a parliamentary tour, personating her as his wife. तो बेसिकली एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट अपने किसी फीमेल कंपेनियन को ले गए अपने पार्लियामेंट्री टूर पर, जो कि उनको मिलता है, और उन्होंने उसको अपनी वाइफ बताया। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, ये माना गया कि ये एथिक्स कमेटी का मामला है। ठीक है, अब ये मामला एथिक्स कमेटी के पास जाएगा। लेकिन अगर कोई पर्सन पैसे लेकर किसी बिजनेस ग्रुप से और सवाल पूछते हैं to proceed the interest or to accelerate the interest of that particular business group, तो it should not be considered merely unethical. ठीक है, rather these kind of acts should be considered as the gross violation of the parliamentary privileges or the misconduct on the part of honorable member। ये इन्होंने इसको कहा है। ठीक है, तो ऐसे मामले में उनके खिलाफ स्ट्रिक्ट एक्शन होना चाहिए। सिमिलरली फिर उन्होंने ये कहा है कि जब वो एक पब्लिक सर्वेंट कोई ब्राइब लेता है, तो उनके खिलाफ जो एक्शन होता है वो प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट होता है। लेकिन अगर कोई एमपी पैसे लेकर क्वेश्चन पूछते हैं, तो ये भी उसी कैटेगरी में आना चाहिए। लेकिन क्योंकि पार्लियामेंट के अफेयर्स में जो कोर्ट का जुरिस्डिक्शन नहीं होता है, इंटरफेयर नहीं होता है बिकॉज ऑफ डॉक्ट्रिन ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर, लेकिन फिर भी जो पार्लियामेंट की कमेटीज हैं, उन कमेटीज को इनके खिलाफ स्ट्रिक्ट एक्शन लेना चाहिए। Now we come to next news. Waldheim wants India to join UN force for West Asia.
जैसा आप जानते हैं कि अभी इज़राइल में और हमास में युद्ध चल रहा है और यहाँ पर दोनों तरफ से काफ़ी लोग मर चुके हैं। तो ये मामला जो है यूएन में रेज़ किया गया ऑन ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड्स। तो यहाँ पर एक यूएन एक फोर्स बना रहा है। देयर इज़ अ स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी ऑफ इंडियन कंटिजेंट बीइंग इंक्लूडेड इन द यूनाइटेड नेशन इमरजेंसी फोर्स। अब यूनाइटेड नेशन इमरजेंसी फोर्स बन रही है और उसमें पॉसिबिलिटी है कि इंडिया को उसमें इंक्लूड कर दिया जाएगा। अब व्हाट इज द पर्पस ऑफ दिस यूनाइटेड नेशन इमरजेंसी फोर्स? सो इस यूनाइटेड नेशन इमरजेंसी फोर्स का मेन पर्पज ये है कि जो वेस्ट एशिया है इसमें पीस को एस्टेब्लिश किया जाए। अब उसमें पॉसिबिलिटी है कि इंडिया को वो किया जा सकता है, इंक्लूड किया जा सकता है। अच्छा, ये जो फोर्स है, इस फोर्स में सिक्योरिटी काउंसिल के 5 परमानेंट मेंबर्स को इंक्लूड नहीं किया गया। ठीक है? तो इस फोर्स का मेन पर्पज ये है कि जो वेस्ट एशिया में जो पीस है उसको प्रिवेल किया जाए, क्योंकि आप देखते हैं कि पिछले 1.5-2 सालों से यूक्रेन और रशिया वार चल रहा है और अब फिर अराउंड 24-25 डेज से जो है इज़राइल और हमास वार चल रहा है। ठीक है? तो अब अगर ये वार और देशों के बीच में हो गया, क्योंकि देखिए इज़राइल को सपोर्ट कर रहा है यूएसए, ठीक है? और हमास को बहुत सारे मुस्लिम कंट्री पर्टिकुलरली ईरान सपोर्ट कर रहा है, ठीक है? तो अब कल अगर इसमें रशिया भी आ जाता है तो इट विल नॉट बी गुड फॉर द पीस इन द वेस्टर्न एशिया। ठीक है? तो इसलिए इस बात को ध्यान में रखते हुए इसको किया है। लेकिन इंडिया का जो पॉलिसी है वो पॉलिसी रही है नॉन अलाइनमेंट पॉलिसी। तो नॉन अलाइनमेंट पॉलिसी का मतलब ये है कि इंडिया, जब संसार में कोई दो ग्रुप होते हैं और वो आपस में वार करते हैं या फाइट करते हैं, तो इंडिया किसी भी ग्रुप का हेल्प नहीं करता है, किसी ग्रुप का साथ नहीं देता। ठीक है? तो इंडिया अपने आप को नॉन अलाइन करके रखता है। नाउ वी कम टू नेक्स्ट न्यूज, द स्टैंस ऑफ मालदीव्स प्रेसिडेंट इलेक्ट ऑन इंडिया। अब देखिए, जो मालदीव में नए प्रेसिडेंट इलेक्ट हुए हैं, मोहम्मद मोइजू, ठीक है? तो इनका जो पॉइंट है और इनकी जो थिंकिंग है, ये थोड़ा सा एंटी इंडिया है, ठीक है? और ये इंडिया को सपोर्ट नहीं करते, ठीक है? अब इन्होंने कहा है हिज इंस्टेंस स्टैम्प प्रूफ ऑन डे वन, हिज इंस्टेंस स्टैम्प फ्रॉम द मेन अपोजिशन ब्लॉक इंडिया आउट। तो इंडिया, ये इंडिया आउट की पॉलिसी को फॉलो करते हैं, ठीक है? अब जो इनसे पहले के प्रेसिडेंट थे, इब्राहिम मोहम्मद सोलह, ठीक है, ये इंडिया को थोड़ी प्रेफरेंस देते थे, ठीक है? अब इन्होंने फिर ये कहा है कि इज देयर इंडियन मिलिट्री प्रेजेंस। तो जो मालदीव्स है उसमें इंडिया ने कुछ हेलीकॉप्टर्स दिए थे, तो उनके ऑपरेशन के लिए ये हमारी मिलिट्री के कुछ लोग वहां प्रेजेंट हैं। लेकिन जो मिस्टर मोहम्मद मोइजू हैं, ये कह रहे हैं कि हम उनको बाहर निकालेंगे। ठीक है? Now we come to this news. In the Pegasus battle, the fight for surveillance reform. ठीक है? सो बेसिकली जब पेगासस, ये इशू लास्ट ईयर भी काफी था न्यूज में, इस बार तो अभी आया है। ठीक है? पेगासस क्या है? एक स्पाईवेयर है, इजराइल बेस्ड एनएसओ ग्रुप से। ठीक है? और ये लोगों की जो पर्सनल इंफॉर्मेशन है उसको स्टील करता है। ठीक है? अब इसको रोकने के लिए जो है मैकेनिज्म आए हैं। तो इसमें इस आर्टिकल में ये कहा गया है कि जो हमारी मशीनरी है, एग्जीक्यूटिव्स हैं हमारे, उनको इसको रोकना चाहिए। SC flag possibility of electoral bond being used to trade favors। अब जैसे हमने बताया कि जो इलेक्टोरल बॉन्ड है, इनकी कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी को चैलेंज किया गया है हमारे ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट। और इलेक्टोरल बॉन्ड की कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी को दो ग्राउंड पर चैलेंज किया जा रहा है। पहला है ये कि इसमें जो भी पर्सन डोनेशन देता है उसकी एनोनिमिटी रखी जाती है, मतलब उसकी इंफॉर्मेशन डिस्क्लोज नहीं की जाती। दूसरा पॉइंट ये है कि इसको एज ए मनी बिल पास किया गया है। ठीक है? तो जो मनी बिल है उसमें उसमें स्पेशल प्रोसीजर होता है और स्पेशल पावर होती है लोकसभा के पास। स्पेशल पावर कैसे होती है कि देखिएगा, मनी बिल हमेशा कौन से हाउस में होता है? लोकसभा में ही इंट्रोड्यूस होता है। दूसरी बात यह है कि मनी बिल लोकसभा से पास होने के लिए बाद राज्यसभा में जाता है और राज्यसभा केवल उसको 14 डेज ही डिले कर सकती है, इससे ज्यादा डिले नहीं कर सकती।
तीसरा पॉइंट ये है कि अगर कोई बिल मनी बिल है तो डिसीजन ऑफ स्पीकर ऑफ लोकसभा इज फाइनल, दैट इट इज अ मनी बिल। ठीक। नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि ये प्रेसिडेंट की रिकमेंडेशन पर ही इंट्रोड्यूस किया जाता है। तो जब ये बिल प्रेसिडेंट की रिकमेंडेशन पर ही इंट्रोड्यूस किया जाता है तो सब्सिक्वेंटली प्रेसिडेंट के पास नहीं जाता उनके सिग्नेचर के लिए। तो यहाँ पर प्रेसिडेंट अपनी जो पॉकेट वीटो की पावर है उसको भी एक्सरसाइज नहीं कर सकते। अब यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच इसकी कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी को देख रही है। यहाँ पर कुछ ऑब्जर्वेशन है ऑनरेबल चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया श्री चंद्रचूड़ जी के। तो उन्होंने कहा है कि ये जो इलेक्ट्रोल बॉन्ड है ये ट्रेड फेवर के लिए भी यूज किए जा रहे हैं। अब ट्रेड फेवर कैसे, समझ लेते हैं इसको। मान लिया कोई जो बिजनेसमैन होता है, ठीक है, अब जो गवर्नमेंट के जितने भी कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, अब मान लिया कोई एक बिजनेसमैन है ए और इसने उसको पता है कि इस बार पॉलिटिकल पावर में ये पर्टिकुलर पार्टी आएगी और इसने ये पैसे इस पॉलिटिकल पार्टी को दे दिए। तो इससे वो इन रिटर्न बहुत सारे अदर बेनिफिट लेगा। ठीक है, तो इसका एप्रीहेंशन है ऑनरेबल कोर्ट। अब उन्होंने कहा है क्विड प्रो क्यो। क्विड प्रो क्यो है, इसका मतलब होता है समथिंग इन रिटर्न। तो हमने ये टर्म आपके साथ डिस्कस की थी कंसिडरेशन में। कंसिडरेशन इंडियन कॉन्ट्रैक्ट का पार्ट है। तो समथिंग इन रिटर्न, समथिंग इन रिटर्न का मतलब है कि हम आपको डोनेशन देंगे और आप हमें अदर वे में बेनिफिट करें। तो इन्होंने एग्जांपल दिया है, सपोज ए पर्सन परचेजेस इलेक्ट्रोल बॉन्ड ऑफ वर्थ 100 crore. A is only put up by B for the purchase as he has a verified or know your customer account। अब इन्होंने ये भी कहा है कि ऐसा हो सकता है कि कुछ लोग जैसे कि मतलब पैसे बी लगाए सारे उस इलेक्ट्रॉन बॉन्ड को खरीदने के लिए, लेकिन इलेक्ट्रॉन बॉन्ड जो खरीदे जाएंगे वो ए के नाम से खरीदे जाएंगे। क्यों? क्योंकि ए के पास जो है वेरीफाइड कस्टमर डिटेल्स हैं ऑफ द कंसर्न बैंक, दैट इज एसबीआई। ठीक है, तो एक तो एप्रीहेंशन ये है। तो यहाँ पर क्या है कि जो ब्लैक मनी है वो भी इस तरह से यूज हो रही है। ठीक है, अब it is B who actually give the donations to the political party. B can also be an aggregator of electoral bond by having 100 people buy bonds worth 1 crore। अब यहाँ पर जैसे B ने सारे पैसे दिए 100 crore रुपीस A को, अब ऐसा भी हो सकता है कि B 1-1 करोड़ रुपीस सभी लोगों से ले ले। ठीक है, अब इस तरह को अगर हम देखें, अगर ये इसकी सच्चाई पाई जाती है इलेक्ट्रोल बॉन्ड की, तो इट विल बी अगेंस्ट द फ्री फ्री एंड फेयर इलेक्शंस। और सुप्रीम कोर्ट ने, केस का नाम है इंदिरा नेहरू गांधी वर्सेस राज नारायण। इस केस में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है, क्या कहा है कि फ्री एंड फेयर आर द फ्री एंड फेयर इलेक्शन आर द पार्ट ऑफ द बेसिक स्ट्रक्चर। तो ये बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट है, यानी कि फ्री एंड फेयर इलेक्शन को किसी भी कंडीशन में नहीं मतलब लिया जा सकता या अफेक्ट नहीं किया जा सकता। सुप्रीम कोर्ट ने अभी इस मामले में कोई फाइनल वर्डिक्ट नहीं दिया है। नाउ वी कम टू नेक्स्ट न्यूज। नेशनल मेडिकल कमीशन एनएमसी टू लॉन्च वन नेशन वन रजिस्ट्रेशन। तो अभी ये जो हमारे देश में सारे जो डॉक्टर्स हैं इनके लिए एक ही रजिस्ट्रेशन होगा। ठीक है, तो मान लिया कोई डॉक्टर है और उसका ऑल इंडिया एक ही रजिस्ट्रेशन नंबर चलेगा। तो इसका मेन पर्पज क्या है? एक तो टू एलिमिनेट द रेड टेप एंड अलाउ द पब्लिक टू एक्सेस इंफॉर्मेशन ऑन एनी फिजिशियन वर्किंग इन इंडिया। तो इसके दो पर्पज हैं, एक तो डुप्लीकेशन को अवॉइड करना और दूसरी बात यह है कि पब्लिक के पास इंफॉर्मेशन हो कि देश में कितने फिजिशियन काम कर रहे हैं। इट इज लाइक जैसे केवाईसी होता है बैंक के, तो इट्स लाइक नो योर डॉक्टर्स। मेसी विंस रिकॉर्ड एक्सटेंडिंग 8 बैलोन डियोर। ठीक है, तो ये अर्जेंटीना के सुपरस्टार हैं। ठीक है, इनको ये अवार्ड मिला है बैलोन डियोर। ये इंफॉर्मेशन इंपॉर्टेंट है आपके लिए। ठीक, so dear students, I have discussed all the important information in today's newspaper. I will come again with the next such news analysis. Till then, thank you very much. Goodbye.